होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज हम बात करें मेनली इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस। कल भी हमने इसी के ऊपर डिस्कशन की। वी डिस्कस्ड firstly starting with the definition of what private nuisance is. Then we went on to discuss case leke kaun aayega, someone who is the owner of that property, who has proprietary interest in that property can bring a case. इसके अंदर कानून चेंज हुआ किस तरह, पहले इसमें फिर नया केस आया, उसने कानून को चेंज किया। फिर 1996 के अंदर हंटर वर्सेस कैनेडी वॉर्फ आया, जिसने कानून को वापस से मरून वर्सेस लास्की जैसा कर दिया, दैट एनीवन हु हैज प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कैन ओनली सू, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। किसको सू किया जा सकता है? आप क्रिएटर ऑफ द न्यूसेंस को सू कर सकते हो, जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। आप उसके ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड को सू कर सकते हो, और अगर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस रेयरली आप ऑक्यूपायर के लैंडलॉर्ड को भी सू कर सकते हो। कल हमने उसकी एग्जांपल्स ली, द केस ऑफ टेटली वर्सेस चिट्टी, हुसैन वर्सेस लैंकास्टर एंड लिपर्ड वर्सेस साउथ ग्लॉस्टरशायर। फिर जो क्लेमेंट है उसने प्रूव क्या करना है? द क्लेमेंट नीड्स टू प्रूव फर्स्टली दैट देयर वाज एन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो किस्म की होती है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस एंड इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस। नाउ डायरेक्ट इंटरफेरेंसेस आर नॉट प्राइवेट न्यूसेंस, दे गो विद इन द एम्बिट ऑफ व्हाट वी कॉल, एक और टॉट बन जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रेसपास टू लैंड। डायरेक्टली अगर कोई चीज आपकी प्रेमिसेस के अंदर आ रही है, जैसे कोई बंदा आ जाता है, किसी का कोई जानवर आ जाता है आपके प्रेमिसेस के अंदर, दैट इज अ केस ऑफ ट्रेसपास टू लैंड। वी आर नॉट डीलिंग विद क्या कहते हैं डायरेक्ट इंटरफेरेंसेस in this chapter, in this dot. What we are required to do is uh, indirect interferences. Only indirect interferences um, amount to private nuisance. Now, indirect interferences are of three types. We have physical injury to land, we have encroachment on the neighboring land, and then we have substantial interference with the enjoyment of land. ये तीन examples हमने लास्ट क्लास में कल भी हमने देखी कि फिजिकल इंजरी टू लैंड, अगर आपके कोई अपने प्रेमिसेस में काम कर रहा है, आपके घर के अंदर फॉर एग्जांपल दरारें आ जाती हैं, या कोई फ्यूम्स ऐसे निकल रहे हैं जो आपके प्रेमिसेस के पेंट को खराब कर देती है, या जंग आपके आपके घर की दीवारों के ऊपर या स्टील के ऊपर लगा देती है, वो फिजिकल इंजरी टू लैंड है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट भी इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है। कोई चीज, किसी का दरख्त आपके घर के अंदर आ रहा है, इट्स व्हाट वी कॉल इंक्रोचमेंट। और सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस का मतलब है कि आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, ठीक से आपको अपने घर में मजा नहीं आ रहा। स्मेल से भी हो सकता है, बहुत सारी नॉइस से भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस फ्रॉम अ ब्रॉथल जैसी एग्जांपल लिखी हुई है, एक्सट्रीम फ्यूम्स, हीट, डस्ट से भी हो सकता है, जो किसी की वजह से अगर हो रहा है तो। इसके अलावा मैंने बात की थी कि टीवी रिसेप्शन, वाईफाई सिग्नल्स अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो जनरली कोर्ट्स ने कहा कि ये इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होगी। बट अगर आज ये केस आए तो शायद इसका डिसीजन फर्क हो जाए। मैंने कल क्लास में एक और चीज भी बताई थी, दैट प्लीज हैव अ लुक एट माय जो टॉट लॉ के सजेस्टेड आंसर्स हैं, इसको प्लीज देखिएगा। उसके अंदर देयर इज अ सॉल्व्ड ऐसे क्वेश्चन ऑन प्राइवेट न्यूसेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका प्राइवेट न्यूसेंस का टॉट है, इसको लोग कहते हैं इट्स अ टॉट ऑफ गिव एंड टेक, एंड the whole purpose of private nuisance is to maintain a balance between the two owners. जो नेबरिंग लैंड्स हैं वो आपस में एक बैलेंस क्रिएट करें, दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना प्राइवेट न्यूसेंस का काम है। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में अगर म्यूजिक सुन रहे हैं, वो आपका एंजॉयमेंट ऑफ लैंड है। मैं अगर उस म्यूजिक से डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो मेरा एंजॉयमेंट ऑफ लैंड भी खराब हो रहा है। अगर आपको रोक दिया जाए तो आपका एंजॉयमेंट ऑफ लैंड भी खराब होगा, क्योंकि आप म्यूजिक नहीं बजा सक रहे। और अगर आपको नहीं रोका गया तो मेरा एंजॉयमेंट ऑफ लैंड खराब होगा। ताकि इसलिए इन दोनों के बीच में एक बैलेंस निकाला जा सके, तो ये मेन पर्पस है प्राइवेट न्यूसेंस का, कि एक बैलेंस क्रिएट करे कि ना उसके राइट ज्यादा खराब हो, ना उसको बिल्कुल रोकना है अपने काम करने से, ना ही उसके ऊपर बैन लगाना है, और ना ही दूसरे को बहुत ज्यादा फेवर देना है। सो एक बैलेंस क्रिएट करना इज द पर्पस ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस। और वो किस तरह बैलेंस क्रिएट होता है? वो इन फैक्टर्स के थ्रू होता है कि the law will only interfere and stop you from doing something in your land if it is unreasonable, if it is unlawful. For example, मैंने कल भी क्लास में कहा कि अगर आप अपने घर के अंदर म्यूजिक सुन रहे हैं और अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा तो जनरली ऐसा नहीं होगा, कोर्ट आपको आके मना कर देगा, नहीं साथ वाला डिस्टर्ब हो रहा है तो रुक जाओ। आपको वो सिर्फ तभी रुकने को कहेगा, या आप ये टॉट सिर्फ तभी कमिट कर रहे होंगे जब आपका वो म्यूजिक चलाना अनरीजनेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, रात के 2 बजे
जोर जोर से हल्का सा लगाया हुआ, इट्स नॉट अनरीजनेबल। जोर से रात को 2 बजे लगाया, वो अनरीजनेबल बन जाता है। सो कुछ फैक्टर्स को मद्देनजर रख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये इंटरफेरेंस रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। इन योर प्रॉब्लम क्वेश्चन, जैसे ही आपने डिसाइड किया कि डेफिनेशन ये है, अली सू कर सकता है, अलीशा सू हो सकती है, बिकॉज शी इज वन ऑफ दीज 3 थिंग्स, देन अली नीड्स टू प्रूव that there was an interference. For example, loud music is an indirect interference, which is a substantial interference with the enjoyment of land. अगर physical injury to land हो रही होगी तो आप इनमें से केस कोई लगाओगे और कहोगे कि yes, there is a indirect interference through physical injury to land. Once you have done that, that means you have proved that there is an interference, कि दूसरा मुझे इंटरफेयर कर रहा है, बट क्या वो इंटरफेरेंस अनरीजनेबल है, अनलॉफुल है? इट्स ओनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को आज हम देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लोकेलिटी। बट उससे पहले डैमेज टू प्रॉपर्टी और पर्सनल डिस्कम्फर्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये 2 किस्म के आपको इंटरफेरेंसेस आपके साथ आपको हार्म हो सकते हैं। कोर्ट्स ने कहा है कि जो लोकेलिटी का प्रिंसिपल है, नेचर ऑफ लोकेलिटी, कहाँ पे वो टॉर्ट कमिट हो रहा है, किस लोकेलिटी में हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर समथिंग इज रीजनेबल और नॉट। क्या एक चीज रीजनेबल है या अनरीजनेबल है? इट इज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस वेदर वो किस लोकेलिटी में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शोर सदर की साइड पे मच रहा है, लेट्स सपोज यू हैव एन अपार्टमेंट इन सदर, मेन सदर, विच इज अ हसलिंग बसलिंग एरिया, एंड वहां पे लोगों की हॉन्क से नीचे एक बंदा आवाज लगा रहा है, सब्जी ले लो, अगर आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हो, तो you can generally not bring a case against them because there is an interference, but it's not unreasonable because the nature of the locality does not make it unlawful or unreasonable. The nature of locality is extremely important, कि आप वो locality को देख के डिसाइड करोगे ये चीज अनरीजनेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यही चीज अगर बहरिया या डीएचए में हो रही हो तो डेफिनेटली वो लोकेलिटी का नेचर ऐसा है कि वो इस चीज को अनरीजनेबल बना देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस ने दी है, वो कहता है व्हाट वुड बी न्यूसेंस इन बेलग्रेव स्क्वायर वुड नॉट नेसेसरली बीन इन इन केस ऑफ ब्रह्मोंसी। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जो चीज सदर के अंदर न्यूसेंस हो रही है जरूरी नहीं है कि वही चीज बहरिया में न्यूसेंस, या जो चीज बहरिया में न्यूसेंस है जरूरी नहीं है वो चीज सदर में न्यूसेंस हो। नेचर ऑफ लोकेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक जगह है जिसकी लोकेलिटी प्राइमरीली कमर्शियल यूटिलिटी है, वहाँ पे कमर्शियल काम होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाका है, और आपने छोटा सा घर अपना बनाया हुआ है, और अगर फ्यूम से आप हार्म हो रहे हो, तो यू कैन नॉट जनरली, दैट इंटरफेरेंस इज नॉट अनरीजनेबल बिकॉज उसकी लोकेलिटी ऐसी है। वहाँ पे फ्यूम्स निकालना, वहाँ पे शोर मचाना रीजनेबल है, अनरीजनेबल नहीं है। सो लोकेलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट यहाँ पे द केस ऑफ सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग वर्सेस टिपिंग, ये केस बहुत इंपॉर्टेंटली एक चीज बताता है कि जहाँ फिजिकल इंजरी टू लैंड हो रही हो, जहाँ आपके लैंड को फिजिकल इंजरी हो रही हो, फॉर एग्जांपल दीवार के अंदर क्रैक्स आ गए हैं, फ्यूम्स की वजह से जंग लग गया है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जहाँ फिजिकल इंजरी टू लैंड है वहां पे लोकेलिटी को एज अ फैक्टर नहीं देखते, बिकॉज फिजिकल इंजरी टू लैंड चाहे सदर में हो रही हो, बहरिया में हो रही हो, अगर जहां भी हो रही हो वो ऑटोमेटिकली अनरीजनेबल है। वहां पे आप इस फैक्टर को डिसाइड और डिस्कस नहीं करते। सो अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर द इंटरफेरेंस इज द फिजिकल इंजरी टू लैंड, या आपका लैंड फिजिकली इंजर हो रहा है उस इंटरफेरेंस से, देन यू स्टॉप लुकिंग एट द नेचर ऑफ लोकेलिटी, आप बाकी फैक्टर्स को देखोगे, नेचर ऑफ लोकेलिटी को नहीं देखोगे। एंड द केस फॉर दिस इज सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग वर्सेस टिपिंग। ये केस इंपॉर्टेंटली इस चीज को डिसाइड कर देता है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज ऑब्वियसली नेचर ऑफ लोकेलिटी। आप लोकेलिटी को मद्देनजर रख के डिसाइड करोगे कि क्या ये चीज रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, बट जहां फिजिकल इंजरी टू लैंड होगी आप नेचर ऑफ लोकेलिटी को एज अ फैक्टर नहीं देखोगे। इसके अलावा द सेकंड फैक्टर that helps you decide whether the interference is reasonable or unreasonable, you go on to look at whether the claimant is abnormally sensitive or not, or whether your property is abnormally sensitive or not. एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, रॉबिन्सन वर्सेस किल्बर्ट का केस एंड द केस ऑफ मैकिनॉन वर्सेस वॉकर।
इन रॉबिन्सन वर्सेस किल्बर्ट, जो क्लेमेंट था उसके घर के उसका घर ऊपर था। सो इसके घर के ऊपर इसने ब्राउन पेपर रखा हुआ था। ये पेपर जो है बहुत डेलिकेट पेपर था। इट्स नॉट लाइक अ यूजुअल पेपर, ऑर्डिनरी पेपर से हट के था। और जो इसके नीचे जो इसका टेनेंट था, इसके नीचे जो बंदा रह रहा था, वो ऐसा वहां पे क्या कहते काम कर रहा था कि जिससे हीट बहुत ज्यादा बन के ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जाती थी। सो नीचे से बहुत हीट ऊपर के फ्लोर पे जाती थी, जिसकी वजह से इसका सारा ब्राउन पेपर जो है वो खराब हो गया ना। इसने केस लेके गया कि मेरा जो क्या कहते हैं डैमेज टू प्रॉपर्टी हुई है बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम हीट। तो कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि क्या इसकी ब्राउन पेपर की जगह एक ऑर्डिनरी पेपर होता, क्या वो भी खराब हो जाता इस हीट से। द कोर्ट्स डिसाइडेड कि ऑर्डिनरी पेपर इससे अफेक्टेड ना होता, और ये सिर्फ इसीलिए खराब हुए पेपर क्योंकि ये एक्सट्रीमली डेलिकेट पेपर है, डेलिकेट नेचर है, एबनॉर्मली सेंसिटिव है ये। हेंस देयर इज द इंटरफेरेंस इज नॉट अनरीजनेबल। वो हीट बहुत ज्यादा नहीं है, वो अनरीजनेबल नहीं है, इसीलिए न्यूसेंस का केस नहीं बनता। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल वुड बी कि मैं एक घर में रह रहा हूँ और मेरे साथ एक बंदा रहता है जो फॉर एग्जांपल पीटीएसडी से गुजरता है, डाउन सिंड्रोम से गुजरता है, और उसको ऐसी बीमारी है जिसमें अगर उसको हल्की सी भी कोई आवाज आ जाए तो वो उठ जाएगा। मैं अपने घर में यूजुअल नॉर्मल वॉल्यूम के ऊपर गाने सुन रहा हूँ रात के 12 बजे 1 बजे, एंड वो जो क्लेमेंट है, जो साथ वाला बंदा है जो एबनॉर्मली सेंसिटिव है, वो उठ जाता है। और वो हर रोज उठ जाता है, हर रोज वो सो नहीं सक रहा। कोर्ट पूछती है कि क्या ये अनरीजनेबल है, इतना म्यूजिक चलाना जो ये चला रहा था, कि वॉज इट रीजनेबल अनरीजनेबल। तो कोर्ट पूछेगा कि अगर एक आम आदमी इसकी जगह होता, इस क्लेमेंट की जगह, तो क्या वो भी इस बात से इतने से वॉल्यूम से डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोर्ट विल डिसाइड कि वो नहीं होता, क्योंकि क्लेमेंट एबनॉर्मली सेंसिटिव है, हेंस द इंटरफेरेंस इज नॉट अनरीजनेबल। याद रखें, इन सब केसेस, इन सब फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं हम। कोई एक फैक्टर कंक्लूसिव एविडेंस आपको नहीं देखा। यू कैन डिस्कस 2-3 ऑफ देम जो भी लग रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेलिटी का प्रिंसिपल आप डिस्कस कर सकते हो। अगर क्लेमेंट एबनॉर्मली सेंसिटिव है तब आप ये वाला पॉइंट डिस्कस करोगे। जब इंटेंशनली किया जा रहा है तब आप ये पॉइंट डिस्कस करोगे। जरूरी नहीं कि आप ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करो। इन सबको पॉइंट्स को लिख के इनमें से डिस्कस एक दो को आप कर सकते हो जो भी आपकी केस के लिए रेलेवेंट होंगे। कौन कौन से रेलेवेंट होते हैं, किस तरह पता लगता है, अभी मैं आपके सामने प्रॉब्लम क्वेश्चन खोलूंगा तो यूल हैव एन आइडिया। सो अगर आप इसमें एक खूबसूरती देखें कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इट हेल्प्स अचीव द पर्पस ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस, कि ये दोनों के लैंड, दोनों नेबरिंग लैंड के कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है। इमेजिन कि मेरे ऊपर बैन लगा देते हैं, भाई तुम म्यूजिक नहीं सुन सकते 12 बजे इतने थोड़े से भी, क्योंकि साथ वाला इससे डिस्टर्ब हो रहा है, जबकि वो एबनॉर्मली सेंसिटिव है। तो फिर मेरा एंजॉयमेंट ऑफ लैंड खराब हो जाता है। ताकि दोनों के एंजॉयमेंट ऑफ लैंड प्रोटेक्टेड रहे और बैलेंस क्रिएट करना है, इसीलिए ये अनरीजनेबलनेस के फैक्टर्स है। कोर्ट विल ओनली इंटरफेयर व्हेन इट्स अनरीजनेबल, द इंटरफेरेंस इज अनरीजनेबल। जब वो हरकत रीजनेबल है, आम आदमी को उससे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो अनरीजनेबल नहीं है। सो ये केसेस को प्लीज देखिएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर वो इंटरफेरेंस जानबूझ के की जा रही है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो फिर ये ऑटोमेटिकली अनरीजनेबल है। जानबूझ के जो हरकतें की जाती है वो अनरीजनेबल ही होती है, चाहे उससे आमद ना डिस्टर्ब हो या ना हो। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि वो जानबूझ के, एक बंदा साथ वाले के प्रेमिसेस की दीवार के करीब एक थाली पकड़ के जोर जोर से उसके ऊपर चमचे मारता था ताकि साथ वाला डिस्टर्ब हो उससे। तो कोर्ट्स ने कहा ये ऑटोमेटिकली अनरीजनेबल है, क्योंकि ये इंटेंशन मैलिस के साथ किया जा रहा है। मैलिस इज बेसिकली इंटेंशनल, हेंस अनरीजनेबल है। अगर एक चीज जो इंटरफेरेंस है वो एक ही दफा हुई है, एक ही दफा उसने म्यूजिक लगाया था और वो ज्यादा हो गया था उससे, और फिर उसके बाद उसने कभी भी इतनी जोर से म्यूजिक नहीं लगाया, तो वो ऑब्वियसली वो अनरीजनेबल नहीं है। बट अगर उसकी फ्रिक्वेंसी है कि वो बार बार होता है, 2-3 दफा हुआ है, 4-5 दफा हुआ है, हफ्ते में 2-3 दफा होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है। वी कांट ऑब्वियसली टेल यू कि एग्जैक्टली क्या फ्रिक्वेंसी चाहिए, बट anything that makes it unlawful, anything that can make it unreasonable,
तो वो इतनी फ्रिक्वेंसी काफी होगी. सो जनरली कोर्ट अनरीजनेबल से इंटरफेरेंस को तब बनाते हैं जब वो ओकेजनली हो रही होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है. पर याद रखें, जहाँ डैमेज टू प्रॉपर्टी है वो एक ही दफा हो जाए वो भी काफी है. सो यहाँ पे कुछ केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है. एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्राउन रिवर क्रूजेस वर्सेस कैमल्टन. इसके अंदर 20 मिनट का एक ही दफा फायरवर्क हुआ था. कोर्ट्स ने कहा कि ये अनरीजनेबल है, क्योंकि 20 मिनट के लिए एक साथ इतना जोर से फायरवर्क होता रहा कि, और वो भी ऑड टाइमिंग के ऊपर. सो टाइमिंग भी बड़ा डिपेंड करती है यहाँ पे. इसके अलावा जो यूटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ जो आपका डिफेंडेंट है, जो वो काम कर रहा है जिससे इंटरफेरेंस हो रही है आपको, उसकी सोशल यूटिलिटी बहुत अच्छी है. ये फैक्टर नहीं है इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अनरीजनेबल और रीजनेबल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. एक फैक्ट्री है जो 20,000 लोगों को एम्प्लॉय करके बैठी है. वो फ्यूम्स निकाल रही है और रेजिडेंशियल इलाके के अंदर बहुत सारे लोगों को उससे नौजिया हो रहा है, पर्सनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फिजिकल इंजरी टू लैंड हो रही है. तो हम बाकी फैक्टर्स को तो देखेंगे, बट वो फैक्ट्री 20,000 बंदे को एम्प्लॉय कर रही है और उसकी उस फैक्ट्री की सोशल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है कि सोसाइटी को बड़ा फायदा हो रहा है उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से. दिस विल नॉट हेल्प द कोर्ट डिसाइड whether something is reasonable or unreasonable. इसको आपने एज अ फैक्टर नहीं देखना कि क्या डिफेंडेंट जो काम कर रहा है वो अच्छा काम है बुरा काम है. अच्छा होगा तो वो रीजनेबल है, बुरा काम है तो वो अनरीजनेबल है. इसको नहीं देखना. अगर आप यहाँ देखेंगे सो यही लिखा गया है that if you if the defendant's action or the defendant's work which is causing nuisance, if it gives a whole lot of benefit to the society, it doesn't mean that it is reasonable. सिर्फ क्योंकि उसने 20,000 लोगों को एम्प्लॉय किया इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो कर रहा है, फ्यूम्स निकाल रहा है, वो रीजनेबल है. सो उसका बेनिफिट जो है डिफेंडेंट के एक्शन का, डिफेंडेंट के कंडक्ट का, डिफेंडेंट जो बिजनेस रन कर रहा है उसे सोसाइटी को कितना बेनिफिट है, इसको फैक्टर नहीं देखना. सो फैक्टर आपने किस किस चीजों को देखना है? ड्यूरेशन को देखना है, मैलिस को देखना है, एब्नॉर्मल सेंसिटिविटी देखना है, नेचर ऑफ लोकेलिटी को देखना है. और नेचर ऑफ लोकेलिटी को तब नहीं देखना जहां देयर इज एन इशू ऑफ फिजिकल इंजरी टू मैन. सो दैट बीइंग सेड, अगर आप इन फैक्टर्स को सबको डिस्कस करके आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि यस द इंटरफेरेंस इज अनरीजनेबल, देन आपका केस न्यूसेंस का आ जाता है. जब न्यूसेंस का केस आ जाता है तो आप जो आपका डिफेंडेंट है वो 3 डिफेंसेस ले सकता है. वो 3 चीजों को आर्ग्यू कर सकता है. वो ये कह सकता है कि मेरे पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, मुझे एक पार्लियामेंट के एक्ट ने अलाउ किया है कि मैं ये काम करूं, इसीलिए इस काम से न्यूसेंस हो रही है, तो मेरे पास डिफेंस है क्योंकि मुझे तो पार्लियामेंट ने अलाउ किया है. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट एक कानून पास करती है जिसके थ्रू कुछ फैक्ट्रीज को अलाउ कर देती है इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन अ रेजिडेंशियल प्लेस. ना बिकॉज अगर वो फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है, फ्यूम्स निकाल रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो डिफेंडेंट आर्ग्यू कर सकता है कि मेरे पास ये अथॉरिटी फैक्ट्री रन करने की पार्लियामेंट की तरफ से आई है, स्टैच्यूट की तरफ से आई है, और उस काम से ये तो होगा, हेंस आई हैव अ डिफेंस. सो वो ये डिफेंस ले सकता है. दूसरा वो ये डिफेंस ले सकता है, अगर 20 साल से न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है डिफेंडेंट और उसको किसी ने रोका नहीं है, और 20 साल से कंटिन्यूसली वो ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, नो वन ऑब्जेक्टेड टू इट, देन ही कैन टेक अ डिफेंस कॉल्ड 20 ईयर प्रिस्क्रिप्शन. क्योंकि 20 साल से हो रहा है तो अब मेरे पास लॉफुल अथॉरिटी है ये चीज करने की. सो ये भी एक डिफेंस होता है. तीसरा डिफेंस ये लिया जा सकता है, डिफेंडेंट कह सकता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैंने नहीं किया, ये कोई स्ट्रेंजर करके गया है मेरे घर से ये हरकत. फॉर एग्जाम्पल आपके घर से पानी लेकर के साथ के घर में चला गया है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, और वो इंटरफेरेंस भी हुई है, वो अनरीजनेबल भी है, एंड यू कैन टेक द डिफेंस कि ये मैंने नहीं किया, ये किसी थर्ड पार्टी का एक्ट है, किसी स्ट्रेंजर का एक्ट है जो ये करके गया. इसके अलावा ये 3 डिफेंसेस आर नॉट इफेक्टिव डिफेंसेस. ये 3 डिफेंसेस लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है. सो आर्ग्यू सिर्फ ये 3 डिफेंसेस लिए जा सकते, ये 3 डिफेंसेस नहीं लिए जा सकते, ये इसीलिए लिखे गए कि डिफेंडेंट आर्ग्यू करे कि ये जो क्लेमेंट है ये खुद हमारे पास है, मैंने तो पहले फैक्ट्री लगाई थी, इसने खुद आके घर यहाँ पे बनाया है, तो ये न्यूसेंस के पास आए, दिस इज नॉट अ डिफेंस. आप कहते हो मेरे एक्शन का बेनिफिट सोसाइटी के लिए बहुत है, मैंने 20,000 लोग एम्प्लॉय किए हुए, दिस इज नॉट अ वैलिड डिफेंस. आप कहते हो मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज यहाँ पे ऑपरेट करिए जो ये काम करिए, न्यूसेंस ड्यू टू मैनी, और लोग भी कर रहे हैं, ये भी कोई डिफेंस नहीं है. सो दीज आर इनइफेक्टिव डिफेंसेस. वंस यू हैव डिस्कस्ड डिफेंसेस, यू मूव ऑन टू
रेमेडीज, न्यूसेंस के अंदर रेमेडीज दो मेन रेमेडीज हैं। एक कि अगर वो चीज कंटिन्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो न्यूसेंस है वो बार बार हो रही है और अभी भी होती जा रही है, तो फिर आप कोर्ट से ऑर्डर मांग सकते हो कि कोर्ट इस काम को बंद कर दो, ये फैक्ट्री को ऑपरेट करने से बंद करो क्योंकि ये करती जा रही है न्यूसेंस क्रिएट। तो आप उसके खिलाफ इंजंक्शन मांग सकते हो। ठीक है, हाउएवर इंजंक्शन सिर्फ तब दिया जाता है जहां डैमेजेस इज नॉट द एडिक्वेट रेमेडी, जहां डैमेजेस से बात नहीं बनेगी, जहां पैसों से कंपनसेशन नहीं होगी, वहां पे उस काम को रोकना जरूरी है, तब इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाएगा, वरना डैमेजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरी भी रेमेडी है जिसको अबेटमेंट कहते हैं। अबेटमेंट का मतलब है कि खुद सेल्फ हेल्प कर लो आप जाके। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का दरख्त आपके घर में आ रहा है तो आपने दरख्त काट दिया, ये आपकी सेल्फ हेल्प कहलाती है, ये भी आप रेमेडी खुद ले सकते हो। याद रखें, डैमेजेस आर अवेलेबल फॉर damage to property and substantial interference with the enjoyment of land, but they are not available for personal injuries. अगर आपको किसी की न्यूसेंस से पर्सनल इंजरी हो गई है, फॉर एग्जांपल जो ब्रीथ करने की एबिलिटी आपकी वो चली जाती है, आपको कोई डिजीज पैदा हो जाती है फ्यूम्स की वजह से, ये पर्सनल इंजरीज हैं, इसके लिए कंपनसेशन यहाँ नहीं मिलती, इसके लिए कंपनसेशन नेग्लिजेंस में मिलती है। सो ये प्लीज इसको भी देखिएगा। सो दैट बीइंग सेड अबाउट द chapter of private nuisance, let me share a question with you, और फिर हम उसके अंदर डिसाइड करते हैं, सॉरी डिस्कस करते हैं कि सवाल कैसे आता है इसके ऊपर। गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, सो ये 2021 का पास पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन न्यूसेंस। लिज एक अपार्टमेंट में रहती है 25 साल से, और जो केन है उसके अपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे मूव हुआ है। केन एक बिजनेस रन करता है घर से ही, जिसमें बाइंग और अपग्रेडिंग कंप्यूटर्स, और वो उसको ऑनलाइन बेचता भी है। जब भी इसके पास क्या कोरियर वाला आता है डिलीवरीज लेने और कलेक्ट करने के लिए चीजें, तो वो बार बार हर बारी लिज की डोरबेल बजाता है इंस्टेड ऑफ केन। नीचे वाली की जगह वो ऊपर की बेल बजा देता है। लिज ने बार बार केन को इसकी कंप्लेन की है, बट वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है, ये तो कोरियर वाले की गलती है। एक ये हो गया इशू। दूसरा, केन ऑल्सो लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक व्हाइल वर्किंग एंड प्लेज इट लाउड फ्रॉम 7 AM टू 18 o'clock। इतने लंबे अरसे के लिए म्यूजिक यहाँ पे चलाता है। Liz has told Ken that loud music is waking up in the mornings. In response, he starts playing music at 6 o'clock. वो उसके ऊपर और कहता है कि भाई अब तो मैं 6 बजे से चलाऊं। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, आई वॉन्ट यू कि आप एक दफ़ा इस चैप्टर को पूरा गो थ्रू करें, मेरे माइंड में आपको नोट्स को भी, इस सवाल को भी देखें। कल पहली क्लास की सबसे अंदर मैं सबसे पहले इसका सवाल को डिस्कस करूंगा आपके साथ, और फिर वी गोना स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू चैप्टर। बट बिफोर दैट प्लीज एक दफ़ा खुद गो थ्रू करें इस चैप्टर को, नोट्स को पढ़ें, एंड ताकि फिर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी। इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको जो भी इशू हो, काइंडली मेरे साथ व्हाट्सएप पे मुझे डिस्कस करें, कोई भी क्वेरी हो मुझे भेजें, ताकि मैं एज इंडिविजुअली भी आपके साथ ये सवाल डिस्कस कर सकूं। I'll see you guys tomorrow, inshallah.